नमस्कार, आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है हमारे एलएम स्टडी सेंटर पर, जो कि एक यूट्यूब प्लेटफ़ॉर्म है और न्यू दिल्ली में है। ये जो सिस्टम को लेके सवाल हैं बहुत सारे, जितने एग्ज़ाम हो रहे हैं, उनका सवाल है कितनी मेहनत वो इतने सालों से करते हैं और कहीं न कहीं वेस्ट ना जाए। तो सर, आपका अगर गाइडेंस मिलेगा बच्चों को, तो आई थिंक मुझे लगता है उन्हें एक सही रास्ता समझ में आएगा। जैसे कि हम देखने मिलते हैं कि पेपर लीक का जो समस्या है, क्या वो सिस्टमैटिक समस्या देखने मिलती है सर हमें? जी मैम, पेपर लीक की जो समस्या है वो ओके। जनरली सिस्टम की ही समस्या है। हुँ, जो हमारी जो ह्यूमन रिसोर्सेज की जो एज है हुँ, कि 59 ईयर्स तक की जो कार्यशील हुँ, जनसंख्या है हमारी हुँ, वर्किंग पॉपुलेशन, वर्किंग वो पॉपुलेशन, वेस्टेज जा रही वो है वेस्टेज जा रही और है। उसको यूज करने का जो जिम्मेवारी है हुँ। वो सिस्टम की ही है। कैसे पॉलिटिक्स शिक्षा व्यवस्था को क्षति पहुँचाती है? मतलब कैसे और राजनीति जो है वो शिक्षा को प्रभावित बहुत अच्छी तरह से करती है, करती है? क्योंकि जितने भी पॉलिटिकल पार्टी है हुँ, वो चुनाव में तो वादा करके आती है, हुँ। उसके बाद सही तरीके से वादा निभा नहीं पाती है, निभा नहीं पाती। जिसके कारण ये होता है कि हमारी जो स्टूडेंट है हुँ, उनका आवाज यदि कोई उठाता है तो हुँ। उन पर पॉलिटिकल पार्टी ये लगा देते हैं कि ये टीचर पॉलिटिक्स करते हैं, पॉलिटिक्स का राजनीति करते हैं। करप्शन जो है इम्पोर्टेंट वर्ड है सर, सभी लोगों के बीच में जहाँ हम डेली बेसिस जी रहे हैं। करप्शन कैसे भारतीय प्रशासन व्यवस्था को प्रभावित करते हैं सर? बिल्कुल। अब करप्शन जो है वो हम देखते हैं कि प्रशासन व्यवस्था में ही नहीं, शिक्षा व्यवस्था में भी है व्यवस्था में भी है। और फिर हर एक सेक्टर में भी है। लेकिन वह इतना करोड़ रुपया देकर के यदि पर्दे के पीछे से बहाली होगा, हुँ, कहीं न कहीं नाजायज हर जगह से होगा और ये इस प्रशासनिक व्यवस्था को करप्टेड पूरी तरह से कर देगा। नमस्कार, आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है हमारे एलएम स्टडी सेंटर पर, जो कि एक यूट्यूब प्लेटफ़ॉर्म है और न्यू दिल्ली में है। आज हम इस प्लेटफ़ॉर्म के माध्यम से बहुत सारी सिस्टम की समस्याओं को समझेंगे, जो कि हमें बताएँगे ये जो प्लेटफ़ॉर्म है इसके ओनर और एक इंस्टीट्यूट रन करते हैं, जो कि वन डे एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कराते हैं, जैसे कि एसएससी एंड बैंकिंग एग्ज़ाम्स की। सो फैकल्टी ऑफ मैथ्स नवीन मिश्रा सर के साथ में आपका और हमारा ये पूरा सेशन चलेगा और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम सर के साथ में रखेंगे। तो सर, आपका बहुत-बहुत स्वागत है इस थैंक यू। प्लेटफ़ॉर्म पर और आज के इस पूरे सेशन में बहुत अच्छे सवालों के साथ मैं आपके साथ में हूँ और उम्मीद है कि लोगों को ये पसंद आएगा और उनके जितने भी ये जो सिस्टम को लेके सवाल हैं बहुत सारे, जितने एग्ज़ाम हो रहे हैं, उनका सवाल है कितनी मेहनत वो इतने सालों से करते हैं और कहीं न कहीं वेस्ट ना जाए। तो सर, आपका अगर गाइडेंस मिलेगा बच्चों को, तो आई थिंक मुझे लगता है उन्हें एक सही रास्ता समझ में आएगा। तो सर, आपका बहुत-बहुत स्वागत है। थैंक यू। ओके, तो सर पहला सवाल जो है सबसे इम्पोर्टेंट है पेपर लीक को लेकर के। जैसे कि हम देखने मिलते हैं कि पेपर लीक का जो समस्या है, क्या वो सिस्टमैटिक समस्या देखने मिलती है सर हमें? जी मैम, पेपर लीक की जो समस्या है वो ओके। जनरली सिस्टम की ही समस्या है। हुँ, इसमें यहाँ पर हम किसी सरकार विशेष की बात नहीं कर रहे हैं, ओके। क्योंकि सिस्टम यह है कि सिस्टम में होते हैं कौन? तो सिस्टम में होते हैं जो सरकार चलाने वाले होते हैं, हुँ, चाहे मंत्री हो, मंत्री हो। चाहे उसके सीएम हो, मुख्यमंत्री हो, बिल्कुल, बिल्कुल। चाहे अधिकारी हो। बिल्कुल। और परीक्षा आयोजन या किसी भी संस्थान के सुचारू रूप से चलाना हुँ, लोकतंत्र में सरकार की जिम्मेदारी होती है। ज़िम्मेदारी होती है। और एज ए टीचर हम ये देखता हूँ कि जो यहाँ पे विद्यार्थी है हुँ, वह सालों दर साल हुँ, तैयारी करते हैं ट्रू। और खास करके जो वनडे एग्जाम है या कोई भी जो यूपीएससी हो या बीपीएससी हुँ, एग्जाम हो, हुँ, उसमें मध्यम वर्गीय स्टूडेंट ही आते हैं हमारे पास। हुँ, और मध्यम वर्गीय स्टूडेंट के पास ये होता है हुँ। कि सबसे पहला प्रेशर होता है कि घर से जब वो निकलते हैं हाँ, हाँ, उनका इकोनॉमिक प्रेशर बहुत ज्यादा एक रहता है, फाइनेंशियल प्रेशर। फाइनेंशियल प्रेशर। बिल्कुल उसके बाद वो फाइनेंशियल प्रेशर को झेलते हुए भी हुँ, तैयारी करते हैं हुँ, और तैयारी करने के दौरान जैसे आप भी जानते हैं कि यहाँ पर रूम रेंट से लेकर के खाने से लेकर के पीने से लेकर के कपड़े से लेकर के काफ़ी सारी समस्याएं होती है बिल्कुल सर। और वो एक आस में ये रहते हैं कि एक दिन हम सफल होकर के घर जाएं और मेरी सारी समस्याएं दूर हो जाएं। दूर हो जाए। लेकिन उस दौरान एक विद्यार्थी ये होता है कि वो एग्जाम देते चला जाता है, हुँ, लेकिन फाइनली रिजल्ट का सिलेक्शन नहीं हो पाता है। नहीं हो पाता। उसके बाद ये होता है कि जो स्टूडेंट है हुँ, वो 5 साल 7 साल 7 साल, या 10-10 साल 10-10 साल के तैयारी करने के बाद कहीं का नहीं रहता है, ट्रू। चाहे वो इंडस्ट्री में जाए, उद्योग में जाए, बिल्कुल। वहां पर भी उसको कोई टेक्निकल कोई नॉलेज है नहीं उस टाइम नहीं है, पे, नहीं है। वो कोई जॉब नहीं कर पाएगा ट्रू सर। और इधर भी नहीं रह पाता है। और जो हमारी जो ह्यूमन रिसोर्सेज की जो एज है हुँ, कि 59 ईयर्स तक की जो कार्यशील हुँ, जनसंख्या है हमारी हुँ, वर्किंग पॉपुलेशन, वर्किंग वो पॉपुलेशन वेस्टेज जा रही वो है वेस्टेज जा रही और है। उसको यूज करने का जो जिम्मेवारी है हुँ, वो सिस्टम की ही है, सिस्टम क्योंकि की हम है। एज ए डेमोक्रेसी लोकतंत्र में हम सिस्टम के नाते हम सरकार को निरूपित करते हैं, अपॉइंटमेंट करते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। तो जहाँ तक एज ए टीचर हमारी यह है कि ये जो पेपर लीक आए दिन जो हम देखते हैं किसी भी स्टेट विशेष की, हुँ, हुँ, ना तो यहाँ पर हम स्टेट की बात कर रहे हैं, हुँ,
ना हम यहाँ गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं। और पेपर लीक जो समस्याएं हैं वो कंपटीशन में ही नहीं है। अभी हम देख रहे हैं बोर्ड एग्जाम, चाहे सीबीएसई का बोर्ड हो, चाहे किसी भी स्टेट का बोर्ड की एग्जाम हो, और वो स्टूडेंट का प्राइमरी एग्जाम होता है, बोर्ड एग्जाम। बिल्कुल सर। उसमें भी पेपर लीक की समस्या होती है। हाँ सर। और ये समस्याएं जड़ से लेकर के लास्ट कॉम्पिटिटिव एग्जाम तक चलती है, टॉप मोस्ट एग्जाम्स तक। और ये सारी के सारी जो फेल्योर जो सिस्टम की है, क्योंकि हमारे जितने भी एग्जाम है सबके कंडक्ट कराने की अलग अलग संस्थाएं हैं, और उसका काम वही है, और हमारे टैक्स पेयर से ही उनका वेतन मिलता है। क्यों? क्योंकि हमारे एग्जाम को सही तरीके से वो सुचारू करें, कंडक्ट करें और रिजल्ट स्टूडेंट को बीच में दें। तो कहीं ना कहीं ये सिस्टम की समस्या है। बिल्कुल सर, बहुत हार्ड ट्रूथ था हालांकि, लेकिन इम्पोर्टेंट है इस पे बात करना, जो कि सर आपने बताया, बहुत बहुत अच्छे से बताया। और आई थिंक मुझे लगता है सारे स्टूडेंट्स को ये बात समझनी भी चाहिए, है ना सर। अगला प्रश्न है कि कैसे पॉलिटिक्स शिक्षा व्यवस्था को क्षति पहुंचाती है, मतलब कैसे? बिल्कुल, क्योंकि हम जानते हैं कि अभी हमारे देश में लोकतंत्र है, और लोकतंत्र में जो पॉलिटिक्स है वो हर एक 5 साल पर चेंज होती है। और जब इलेक्शन का समय होता है तो पार्टी चुनाव में आती है, वो तगड़ा वादा करती है कि हम शिक्षा व्यवस्था में ये व्यवस्था करेंगे, चाहे प्राइमरी एजुकेशन हो, चाहे सेकेंडरी मतलब हो, चाहे हायर क्लास का हो, चाहे कंपटीशन एग्जाम का हो कि हम इतना लाख विद्यार्थी वैकेंसी निकालेंगे, चाहे टीचर का हो, चाहे रेलवे में हो, चाहे बैंकिंग में हो, चाहे। तो हम कह सकते हैं कि जो राजनीति वो शिक्षा के इर्द गिर्द तो ही घूमती है, और राजनीति जो है वो शिक्षा को प्रभावित बहुत अच्छी तरह से करती है। क्योंकि जितने भी पॉलिटिकल पार्टी है वो चुनाव में तो वादा करके आती है, उसके बाद सही तरीके से वादा निभा नहीं पाती, जिसके कारण ये होता है कि हमारी जो स्टूडेंट है उनका आवाज यदि कोई उठाता है तो उन पर पॉलिटिकल पार्टी ये लगा देते हैं कि ये टीचर पॉलिटिक्स करते हैं, राजनीति करते हैं। और जहां तक हमारी बात है कि राजनीति एक अपने आप में बहुत बड़ी विचारधारा होती है, और उस विचारधारा का नाम होता है राजनीति। यह नहीं कि हम यदि अपने अधिकार की बात यदि बोल रहा हूँ तो इसका मतलब यह नहीं कि राजनीति हम जन्म से हूँ, क्योंकि मनुष्य जन्म से एक राजनीतिक प्राणी होता है, और अपने अधिकार की बात करना लोकतंत्र में जायज है, कहीं पर नहीं है। एज ए टीचर हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम स्टूडेंट की बातों को हम समाज के बीच में, सोसाइटी के बीच में कहीं ना कहीं हमको लाना होगा। और ये राजनीति जो है वो शिक्षा व्यवस्था को प्रभावित करती है, क्योंकि उनके पास कंट्रोलिंग होता है शिक्षा व्यवस्था को सुधार से लेकर के उसमें जो भी समस्याएं, खामियां, उसको दूर करने, क्योंकि जो वो पावर पर बैठे रहते हैं। बिल्कुल। और एक नॉर्मल जो समाज का वर्ग है वो पावर विहीन होता है, वह शिक्षा व्यवस्था में चाह करके भी सुधार नहीं कर सकता है, और जितने पावर में बैठे हुए हैं वो शिक्षा व्यवस्था में सुधार कर सकते हैं। यानी राजनीति जो है वो शिक्षा व्यवस्था को बिल्कुल प्रभावित करती है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। ट्रू। ओके, बहुत अच्छा जवाब दिया सर आपने, लाइक बहुत अच्छे से समझाया सर ने। तो सर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ह्यूमन रिसोर्सेस कैसे विकास में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं? हाँ बिल्कुल, क्योंकि आज हम देखते हैं कि समाज में चाहे विकसित देश कोई भी हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे चाइना हो, कैसे विकसित बना हो, वो ह्यूमन रिसोर्सेस को विकसित करके बना है, क्योंकि वहाँ पर एक एक जनसंख्या हर एक कामों में लगा पड़ा है। आज हम देखते हैं हमारे देश में यदि दीपावली होता है, दीपावली तो आने वाले पर्व है, लेकिन अभी तो समय में होली का पर्व है, 10-15 दिन में होली आने वाली है, तो उसमें पिचकारी से लेकर के जो मुखौटा लगाने वाले होते हैं सारे के सारे चाइना ब्रांडेड है, और वहाँ के ह्यूमन रिसोर्सेज यूज करते हैं। और वहाँ के ह्यूमन रिसोर्सेज एक साइंटिस्ट भी है, एक डॉक्टर भी है, एक एग्रीकल्चर भी है, और एक जो है प्राइमरी सेक्टर में जो है वो इसमें भी है, आर्थिक क्रियाकलाप में। यानी कि किसी भी देश के विकास में महत्वपूर्ण योगदान जो होते हैं वो वहाँ के ह्यूमन होते हैं। और उस ह्यूमन को, रिसोर्सेज को यदि हम यूज न करें, वेस्टेड करें, आज भारत में क्या हो रही है कि हम देखते हैं कि 30-35 साल के जो स्टूडेंट है वो तो पहले तैयारी करते हैं, तैयारी करने के बाद जब एग्जाम कहीं पर फॉल्स होता है, कुछ भी गलत होता है, तो वो धरना पर बैठते हैं, फिर वो पुलिस की लाठियां खाते हैं। यानी कि उनका पूरा जो वर्क शैली जहाँ पर होना चाहिए वो एक वेस्टेड हो रही है, वेस्टेड है। ट्रू। और हम ये नहीं कह रहे कि हर किसी को गवर्नमेंट जॉब ही चाहिए, क्योंकि सरकार दे भी नहीं सकती है, वो भी नहीं सकती। लेकिन आज प्राइवेट सेक्टर में भी एक नॉर्मल आदमी का नौकरी लेना मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, क्योंकि आज यदि आपके पास यदि एक्सपीरियंस नहीं है या कोई सोर्स पर भी इस तरह का नहीं है, तब किसी भी सेक्टर में यदि काम करोगे 12,000 15,000 नॉर्मली आपको मिलेगा शुरू में।
अब 12,000 15,000 में दिल्ली में रहना कितना पॉसिबल आप समझ ही रहे हो। और ये जो सरकार है वो प्राइवेट सेक्टर में भी ध्यान नहीं दे रही है। ये नहीं है कि गवर्नमेंट सेक्टर में ही विद्यार्थी है, विद्यार्थी मिडिल क्लास मजबूर होकर के गवर्नमेंट सेक्टर की ओर आता है। यदि प्राइवेट सेक्टर में ही उसे शुरू से उसे टेक्निकल नॉलेज यदि मिला जाए प्राथमिक एजुकेशन में, और उसके बाद उसे आज हम देखते हैं कि जो बीटेक है, इंजीनियर जितने भी है वो भी आते हैं गवर्नमेंट प्रिपरेशन में, यूपीएससी में, बीपीएससी में। क्यों? क्योंकि वो टेक्निकल नॉलेज के बाद भी उनका प्लेसमेंट अच्छा नहीं है। वो परिवार, आप मान लीजिए तैयारी करने में वो लाखों रुपया खर्चा कर चुके हैं और 20,000 रुपया महीना कमा रहे हैं। उससे तो अच्छा यह है कि जिसके पास एक्सपीरियंस है, डिग्री नहीं है, वो तो अच्छा हुआ, वो बेचारा कहीं का नहीं रह पाता है। इसलिए सरकार जो है, सरकार को सोचना होगा कि हम ह्यूमन रिसोर्सेज को अच्छी तरीके से हम यूज करें ताकि हमारी ह्यूमन रिसोर्सेज वेस्टेड ना जाए। बहुत सुंदर सर, बहुत सुंदर। इतने सुंदर एग्जाम्पल्स के साथ में सर ने बताया। काफी इन डेप्थ ये पॉडकास्ट आप लोगों को काफी एक आपकी थॉट डेवलपमेंट भी होगा और कहीं ना कहीं आप लोगों को बहुत सीख मिलेगी। सर बहुत सुंदर आपने इसको आंसर किया। एंड सर नया क्वेश्चन है, नया तो नहीं, बहुत लोगों ने इस क्वेश्चन पे बात की है कि करप्शन जो है इम्पोर्टेंट वर्ड है सर सभी लोगों के बीच में जहां हम डेली बेसिस जी रहे हैं। करप्शन कैसे भारतीय प्रशासन व्यवस्था को प्रभावित करते हैं सर? बिल्कुल। अब करप्शन जो है वो हम देखते हैं कि प्रशासन व्यवस्था में ही नहीं, शिक्षा व्यवस्था में भी है और फिर हर एक सेक्टर में भी है। अब यहाँ पर है कि प्रशासन व्यवस्था को कैसे प्रभावित करते हैं। तो एज ए हम पेपर लीक जैसे इशू करते हैं, तो आज दिन जो है वो जैसे हम यहाँ पर तो बिहार लोक सेवा आयोग का जो हम इससे पहले भी पेपर लीक का मीडिया में आया हुआ था या किसी भी स्टेट विशेष का। अब मान लो कि पेपर लीक के बाद यदि स्टूडेंट किसी का सिलेक्शन हो रहा है, वो तो डाउटफुल में जीता है हमेशा समाज के बीच में कि इनका सिलेक्शन कहीं ना कहीं पीछे दरवाजे से कहीं ना कहीं से हुआ है। अब पीछे दरवाजे से यदि किसी का हुआ है तो लाखों करोड़ रुपया खर्च करता है वो, क्योंकि आप पीछे से आएगा तो किसी को तो पैसा देगा, वो पैसा सीरीज में पहुंचता है। यदि किसी छोटे स्तर पर हमने दिए, वो ऊपर पहुंचते पहुंचते कि उसकी जो नंबर ऑफ जो रुपीज होती है ना लाखों करोड़ों में होता है। तो वो एज एक इन्वेस्ट हो गया, वहां पर नॉलेज का एग्जाम नहीं हुआ, एज ए इन्वेस्ट हो गया। जब इन्वेस्ट करके कोई यदि अधिकारी बनते हैं प्रशासनिक, तो उनका पहला मकसद होता है कि हमको डबल पैसा कमाना, रिकवर करना उन्हें। क्योंकि वो कहाँ से पैसा इन्वेस्ट करते हैं, या तो जमीन बेचे होते हैं, क्योंकि मिडिल क्लास के पास पैसा है नहीं, उतना रहता तो बिजनेस खड़ा करता, वो तो जमीन बेचे रहते हैं। तो अब जमीन बेच करके यदि कोई इतना मोटा रकम दे रहा है तो पहला इथिकली होता है कि वो उससे डबल पैसा कमाएगा। करप्शन यहीं से शुरू होती है। अब जब गवर्नमेंट जॉब हुआ, दूसरा करप्शन होता है कि एज दहेज प्रथा, डोरी, क्योंकि ये लोग जब जाते हैं सिस्टम में, सिस्टम इसका नाजायज फायदा उठाते हैं, फिर लाखों करोड़ रुपया समाज में वो डिमांड करते हैं और ये समाज एक आईना बन जाता है कि उनके पास इतना दहेज मिला है, और उस दहेज में फिर लड़की प्रताड़ना स्वीकार होती है। और गवर्नमेंट एज एक जगह कहती है कि दहेज रोको, लेकिन कैसे दहेज रुकेगी जब वो मेहनत करके, कोई मेहनतशील स्टूडेंट यदि लेगा सक्सेसफुल, तो वो अपनी पूरी जीवनी से सीखेगा कि कैसे आया हूँ, कैसे क्या हुआ, और उसको एज ए इन्वेस्ट कहीं पर करोड़ों रुपया नहीं देना पड़ेगा। और यदि कोई स्टूडेंट, यदि हम किसी यहाँ पर नाम नहीं ले रहा हूँ किसी के भी आयोग की, किसी भी का भी, लेकिन वह इतना करोड़ रुपया देकर के यदि पर्दे के पीछे से बहाली होगा, कहीं ना कहीं नाजायज हर जगह से होगा, और ये इस प्रशासनिक व्यवस्था को करप्टेड पूरी तरह से कर देगा। बहुत बहुत सही कहा सर आपने, बिल्कुल। तो करप्शन में हमने पूछा था कि कैसे भारतीय प्रशासन व्यवस्था को प्रभावित करते हैं, लेकिन क्या सर ये करप्शन विकास में भी बाधा पहुंचाती है? आज हम देखते हैं कि भारत में चाहे सड़क हो, एक सड़क हम देखते हैं कि कभी भी नॉर्मली सालों भर नहीं रहता है। यदि एक सड़क यदि बना, 2-3 महीने के अंदर फिर उसको बनाना पड़ता है, 3-4 दिन के अंदर फिर बनाना पड़ता है। यानी ये विकास में तो बाधा है ही, और उसके साथ ही साथ इंफ्रास्ट्रक्चर में आज हम देखते हैं कि लाखों करोड़ों का पुल बनता है नदी के ऊपर, वो करप्टेड का शिकार हो जाता है। उद्घाटन होता है, उसके जस्ट 1 महीने के अंदर वो पुल ध्वस्त हो जाता है। यानी जनता का जो टैक्स का जो पेयर है लाखों करोड़ों का, वो पानी में तुरंत बह जाता है, मिनट में ही। यानी इस तरीके से जो करप्शन है वो पूरे के पूरे समाज को विकास की बाधा पहुंचाती है। और इसमें जो पॉपुलेशन है वो हमारी पिसती चली जा रही है, क्योंकि पॉपुलेशन जो है, अब
मान लो आप कहीं पर इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा बनेगा तब ना पॉपुलेशन काम करेगी वहां पे, और इंफ्रास्ट्रक्चर ही करप्टेड का यदि शिकार हो जा रही है तो पॉपुलेशन का यूज कहाँ से हो पाएगा। चलिए, बहुत शानदार सर। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर कि ह्यूमन रिसोर्सेज को भारत में कैसे इग्नोर किया जाता है। बिल्कुल, अब ह्यूमन रिसोर्सेज को आप देखोगे कि आजकल हम देखते हैं कि भारतवर्ष में आप देखोगे जनरली कि एज ए टीचर हम देखता हूँ कि यहाँ पे 32 साल या मिनिमम 35 साल तक भी जैसे संघ लोक सेवा आयोग या कई सारे ऐसे एग्जाम हैं जिसमें स्टूडेंट तैयारी करते हैं, लेकिन उनका प्राइमरी एजुकेशन जो मतलब इनकम सोर्स जो होता है वो घर ही होता है, घर से ही उनका आता है। हाँ। उनका अपना कोई नहीं रहता है, अपना कुछ नहीं। लेकिन वही चाइना यदि हम देखें, अमेरिका में देखें तो एज ए 14 मतलब 14-15 एज के बाद से लोग कमाना स्टार्ट कर देते हैं, अर्निंग स्टार्ट कर देते हैं, यानी अपना वो जो वैल्यू जो है वो जो देश की जो नेशनल इनकम होती है उसमें वो अपना देना शुरू कर देते हैं, और पेरेंट्स पर जो एक प्रेशर होता है वो भी हटता है। तो उसमें कहेंगे कि ये डायरेक्ट स्टूडेंट करता ये नहीं, वहाँ की सरकार व्यवस्था उपलब्ध कराती है कि 14-15 का हो गए आप वर्क फॉर होम कर सकते हो, आप टेक्निकल यदि नॉलेज है तो आपको अच्छा खासा प्लेसमेंट मिल सकता है। यहाँ पे तो सरकार व्यवस्था ही उपलब्ध नहीं करवाती है, तो एज ए अब स्टूडेंट क्या कर पाएगा? वो स्टूडेंट के पास तो मजबूरी है कि 30-35 साल के बाद वो कर क्या पाएगा? कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि हमारी जो प्राइमरी जो एजुकेशन भी है वो उस तरह का है नहीं कि हम उस शिक्षा व्यवस्था को लेकर के हम अपने आप पैरों पर खड़ा हो सके। और यदि पैरों पर खड़ा भी हो सकता है तो एंटरप्रेन्योर एज ए कोई भी बने यदि, तो मिडिल क्लास को उतना पैसा होता नहीं है कि वो एंटरप्रेन्योर भी बनना स्टार्ट कर दे, खुद का बिजनेस स्टार्ट कर दे। उनके पास उतना पैसा कहाँ आएगा, और बैंक भी उतना विश्वास करती नहीं है, विश्वास नहीं दिलाती है। तो ये एज ए टीचर वही ना, एज ए टीचर हमें ये कहना है कि जो ह्यूमन रिसोर्सेज है उसका बहुत बड़ी वेस्टेड हो रही है भारतवर्ष में। चलिए, बहुत शानदार सर, है ना। बिल्कुल सर, आपने ये भी बता दिया कि वेस्ट कैसे हो रही है और इग्नोर कैसे किया गया। बहुत सुंदर सर। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर कि भारत आजादी के बाद अब तक विकसित देश क्यों नहीं बन पाया है। बिल्कुल, अब यहाँ पर देखो विकसित देश जो है हम देखते हैं कि हमारे जो एक टाइम था, हमारे पड़ोसी देश जो चाइना है वो भी हमसे बहुत पिछड़ा हुआ था, लेकिन आज बहुत पावरफुल बन चुका है। और हमारा देश 1947 में तो आजाद हुआ, लेकिन आज भी हम कई सेक्टर में हम पीछे चल रहे हैं। टेक्निकल क्षेत्र में भी हम बहुत ज्यादा पीछे हैं। आज चाइना के पास कितना ग्रोथ रेट है टेक्निकल में भी, देख रहे हैं आधुनिक रोबोट जो है वो इतना उसका सिस्टम काम कर रहा है। आप होटल में जाओ तो वहाँ का रोबोट वहाँ पर काम कर रही है। सड़क व्यवस्था जो ट्रैफिक है वो वहाँ का रोबोट संभाल रही है, यानी इतना तगड़ा व्यवस्था चाइना पहुंच गया। और आज हम टेक्निकल के क्षेत्र में, साइंटिस्ट के क्षेत्र में आज हम बहुत पीछे हुए हैं। बिल्कुल, आज हमारे यहाँ पर हम टेक्निकल के क्षेत्र में हम देखते हैं कि चाइना के पास एक से एक आर्म्स हथियार बना रखा है, और अभी भी हम दूसरे देश से आयात करते हैं, इंपोर्ट करते हैं। सेना के क्षेत्र में ही, हम आर्मी के क्षेत्र में ही बता रहा हूँ। हमारी जो अभी हम नहीं कर रहा हूँ कि हमारे देश में बन नहीं रहा है, बन रहा है, लेकिन जो विकसित देशों की अपेक्षा हमारे पास बड़ी बड़ी जो टेक्निकल जो आर्म्स है वो भी अभी हम दूसरे देशों से ही ला रहे हैं। उससे क्या होता है कि हमारी जो एक बड़ी इनकम जो है वो हम दूसरे देश को आयात दे रहे हैं। और यदि वही हमारे देश में यदि हो जाए, इससे यह होगा कि हमारे टेक्निकल को भी तो यहाँ पर तो यूज तो होगा ही होगा। और कई सारे यहाँ पर हमारी जो आर्म सेक्टर हुआ, फिर उसके बाद हम आज एग्रीकल्चर में भी बहुत पीछे हैं। भारत कृषि प्रधान देश है, लेकिन हम जानते हैं कि भारत में कृषि जो है वो काम चला हुआ है। यहाँ पर पूरी तरीके से जो कृषि विकसित नहीं है, क्योंकि एज ए टीचर हम देखता हूँ कि गांव घर में भी कई ऐसी फैमिली है जो पूर्णतः कृषि पर जो डिपेंडेंट है, उनका परिवार चलाने में बहुत परेशानी होती है, उनको किसी न किसी का सहारा लेना पड़ता है, तो वो लोग गांव छोड़ के शहर आते हैं। लेकिन वही चाइना में यदि हम चले जाएं या किसी भी विकसित देश में, वहाँ की कृषि भी बहुत विकसित है। वहाँ के जो एग्रीकल्चर भी है बहुत बड़े बड़े फार्म पे काम करती है। वहाँ का लाखों करोड़ों का ट्रांजैक्शन है एग्रीकल्चर का। आज हम देख रहे हैं हमारी जो फूड सेक्टर भी है वो बहुत पिछड़ा हुआ है, और विकसित देश का जो फूड सेक्टर है वो काफी मतलब ऊंचा है, हाई क्वालिटी का है। तो आपके अकॉर्डिंग सर विकसित देश नहीं बन पाया तो मेन क्या क्या रीजंस हो सकते हैं, जो हम 2 से 3 रीजंस बता पाए? बिल्कुल बिल्कुल, विकसित देश न बन पाने के कारण ये जो पहला रीजन है, हम ये नहीं कर रहे कोई सरकार काम नहीं की है, सरकारें काम की है लेकिन अपने स्तर पर,
लेकिन उनको जिस स्तर से करना चाहिए तो दूरदृष्टि प्रोग्राम से वो पूरा का पूरा उनका जो प्लान होता है वो धरातल पर चालू नहीं हो पाता। बट अभी जो 2026 और 7 का सर बजट आया उसमें एग्रीकल्चर में अच्छा खासा बजट एक अमाउंट निकाला गया है, बिल्कुल है ना। तो 2047 तक विकसित देश भारत बनाने की कोशिश भी है, बिल्कुल, जो अभी हमारी रूलिंग गवर्नमेंट है। तो आपको क्या लगता है सर कि अभी ठीक चल रहा है या फिर और कुछ भी सोचना चाहिए? नहीं, बजट सरकार तो हर साल बनाती है, हर एक पार्टी बनाती है। बिल्कुल। अब यह है कि धरातल पर कार्यान्वयन होता है कि नहीं होता है कि क्योंकि पैसा तो वहां से जनरेट होता है फंडिंग धरातल पर पैसा पहुंचता है नहीं। किसान, आज हम ये देखते हैं कि किसान जो है कई सारा बैंक से लोन लेता है, नहीं चुका पाता है तो आत्महत्या का शिकार कर लेता है वो। बिल्कुल सर। और हमारे भारत में पर डे किसान आत्महत्याएं करती है। क्यों? क्योंकि हमारी जो भौगोलिक परिस्थिति इस तरह की है कि कभी बाढ़ हो जाता है, कभी सूखा हो जाता है। उस समय सरकार को जो खड़ा होना चाहिए एग्रीकल्चर के प्रति, फार्मर के प्रति, वो नहीं हो पाते। यदि वो बैंक से लोन यदि ले लिए हैं तो समय समय पर सरकार को ये समझना चाहिए कि क्षति जो फसल हुआ है क्यों हुआ है, कैसे हुआ है, और उसको सपोर्ट करना चाहिए, लेकिन नहीं हो पाता है। कई ऐसे फसल है जिसका मिनिमम सपोर्ट प्राइस सरकार तय तो करती है, लेकिन एग्रीकल्चर को पैसा नहीं मिलता है। बड़े बड़े लोग पैसा खा लेते हैं, लेकिन यहाँ मंडी में जो है पैसा है, लेकिन जो उपजाऊ करते हैं जो किसान, उनके पास नहीं है। वो 5 रुपये 2 रुपये मतलब इतना रुपये मतलब वो आलू मतलब बेचते हैं, ये हकीकत है। और मंडी में आदमी के पास होता है 10-10 15-15 रुपए केजी, 20-20 रुपए, 30-30 केजी। माने ये जो है कहीं ना कहीं जो प्राइमरी सेक्टर पे जो खेतों में काम करते हैं उनके पास पैसा नहीं पहुंच पाता है। इसके लिए क्या है कि आप तो योजना बनाते हो, हर साल बजट बनती है, लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन जो होनी चाहिए, डिस्ट्रीब्यूशन में प्रॉब्लम चलती है। और ये प्रॉब्लम हर एक गवर्नमेंट की होती है, ये नहीं कि हम अभी फिलहाल अभी की गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं, ये हर एक गवर्नमेंट की होती है। तो ये यहाँ पर हमारी जो बात है वो है कि एज ए डिस्ट्रीब्यूशन से कि आप वहां तक डिस्ट्रीब्यूट करो जिसको जरूरी है और आप किसानों पर विश्वास जताओ। हम आज देखते हैं कि हमारे टीचर से लेकर टेक्निकल से लेकर के जितने भी वैज्ञानिक है, डॉक्टर है, सब विदेशों भाग रहे हैं। क्यों? क्योंकि वहां पर सरकारें, वहां की जो सरकारें विश्वास जताती है। यहाँ पर है कि आपको पहले गोल्ड मेडल जीत के लाना होगा, तब जाकर के आपको पुरस्कार मिलेगा, तब जाकर के आपको जो है सरकारें आपको सहायता करेगी। आज जो खिलाड़ी जो खेल रहा है उसमें जो उसकी समस्याएं है स्पोर्ट्स में, जो आने जाने का किराया नहीं दे पा रहा है बेचारा, वो कई संघर्ष में, उस समय पर उसको प्रोत्साहन मिलना चाहिए कि ताकि वो प्रोत्साहन हमको गोल्ड मेडल तक दिला सके। ये है समस्याएं। बिल्कुल सही कहा आपने सर, बहुत अच्छे से बताया कहाँ पे क्या क्या बाधाएं हमें देखने मिलती हैं। सर अगला प्रश्न है कि भारत में पॉलिटिकल पार्टीज इंटेलेक्चुअल ग्रोथ को कैसे अवॉइड करती हैं? बिल्कुल, आज हम देखते हैं कि भारत जो है हर एक देशों में माने गए हैं, चाहे अमेरिका हो, ब्रिटेन हो, जर्मनी हो, जापान हो, हर जगह कैसे गए हैं? सब पढ़ लिख करके यहाँ से होकर के सब गए हैं, रोजगार के सेक्टर में गए हैं। यानी जो हमारे पास जो इंटेलेक्चुअल ग्रोथ है, जैसे मान लो कोई डॉक्टर है, अब उसको सही से उसको पैसा मतलब जो इतना मिलना चाहिए, या जो उनकी क्लिनिक खोलने के लिए जो व्यवस्था होनी चाहिए। जैसे आज हम देखते हैं कि आए दिन कई ऐसे बड़े बड़े शहर है जहाँ पर यदि कोई काम करो तो वहां पे एक हफ्ता वसूली होती है। जो मैंने कई ऐसे जो बड़े बड़े डॉक्टर होते हैं, साइंटिस्ट होते हैं, या बड़े बड़े टीचर होते हैं, वो छोटे छोटे शहर में जाने से डरते हैं। बड़े बड़े बिजनेस बड़े बड़े शहरों में जाने से डरते हैं। वो ये करते हैं, यहाँ से पलायन करते हैं, डिस्कम्फर्ट हो जाएगा। हाँ, वो यहाँ से क्या करते हैं, पलायन करते हैं। यानी जो हमारे पास जो इंटेलेक्चुअल जो ग्रोथ है उसको आप तो सोशल सिक्योरिटी दो, पुलिस सिक्योरिटी दो, यानी आप उसको पूरी तरीके से यूज करो कि जो विदेशों में जो भाग रहे हैं हमारे, आज हम देख रहे हैं कि हमारी जो जनसंख्या है विदेश को हर कोने में है। अभी हम देख रहे हैं कि जब 2020 विश्व कप जैसे अभी हो रहा है, तो कल ही जैसे हुआ था तो यूएसए की टीम थी, उसमें कई कुछ ऐसे खिलाड़ी का नाम था जो भारत से मिलता जुलता था, और वो भारतीय ही थे, क्योंकि वहाँ के जो यहाँ से ही उनके जो वंशज है वो गए अमेरिका, फिर रह गए तो वहाँ की नागरिकता ले ली, वो खेल रहे हैं वहां से। और वही यदि यहाँ पे रहते तो क्रिकेटर बनने में उनका मतलब परेशान हो जाते, बन नहीं पाते। कई ऐसे हैं क्रिकेटर में ही। फिर कई ऐसे हमारे जो डॉक्टर हैं वो रसिया में जाकर के, यूक्रेन तो अभी युद्धग्रस्त है, लेकिन मतलब जो विदेशों में जाकर के पढ़ाई करते हैं, फिर वहीं पे अपना काम स्टार्ट कर देते हैं।
वही इंटेलेक्चुअल ग्रोथ को यदि आप अपने देश में दिलाओ, उसको यदि यहाँ पे यूज करो, तो इससे ये होगा कि हमारी जो जनसंख्या है, हाँ। उसको भी सस्ते दामों पर डॉक्टर की जो सहायता, आज हम देखते हैं कि भारत में महिला प्रसव जो नॉर्मली होते हैं, आप नहीं समझोगे एक मिडिल क्लास फैमिली में, क्योंकि एज ए हम टीचर, हम मधुबनी में मतलब देखा हूँ कि यहाँ पर किसी यदि फैमिली में यदि कोई महिला प्रसव में है और उसके यदि नॉर्मल डिलीवरी नहीं हुआ है तो 50-50 हजार रुपये मतलब एक डिलीवरी का लग जाता है। 60-60 हजार रुपया डॉक्टर वसूल लेते हैं प्राइवेट। माने एक फैमिली माने एक डिलीवरी में पूरा परेशान का शिकार हो जाता है। और सरकारी हॉस्पिटल तो खोल रखा है, लेकिन डॉक्टर वहां पे सही टाइम पे बैठ नहीं पाते हैं। डॉक्टर वही अपना प्राइवेट खोल रखे हैं, वहां पे जो जनता है लूटती है। खास करके हमने देखा हूँ दिल्ली में, तो नहीं कर पा सकता हूँ, लेकिन हमने जो बिहार से बिलोंग किया हूँ, वहां पे एक प्रसव में प्राइवेट हॉस्पिटल लाखों लाखों रुपए वसूल लेता है डिलीवरी में। और यदि बच्चों को यदि मान लो कि यदि कोई बच्चा यदि किसी को ऐसा होता है कि जिससे जन्म लिया, मान लो शीशा में रखना हो या कुछ ऐसी हो गया ना, उसमें तो 1.5-2 लाख रुपए आराम से मतलब वसूल लेते हैं। अब कोई एक नॉर्मल मिडिल फैमिली कहाँ से फिर कर पाएगा, फिर वो एक जाल में फंस जाता है। समझ गए। इस तरीके से इंटेलेक्चुअल ग्रोथ को हमारी जो है वो अवॉइड हो रही है। समझ गए। बहुत बहुत अच्छा, बहुत शानदार सर। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर कि भारत में पेपर लीक कैंसर की तरह है क्या? बिल्कुल। अब यहाँ पर देखो, कैंसर इसलिए पेपर लीक है क्योंकि ये हर एक सरकार की है। हाँ। और कैंसर बीमारी भी यदि एक बार हो गया तो वो आपको जन तक, यानी जब तक मारेगा नहीं तब तक आप दवा खाते हो, यदि हो गया ठीक, नहीं तो प्रॉब्लम है। इसलिए पेपर लीक भी हम कहेंगे कि अभी की वर्तमान ही सरकार की है, ऐसी नहीं है। और किसी भी पार्टी विशेष की भी बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आजकल पार्टी विशेष की बात करना बहुत खतरनाक हो जाता है। लेकिन एज ए टीचर हम ये कर रहा हूँ कि किसी पार्टी विशेष के सपोर्टर तो हूँ नहीं और ना हम इलेक्शन में हूँ, लेकिन जहां तक ये बात है कि पेपर लीक शुरू से ही है, ये नहीं कि अभी का है। इसमें यह है कि ये कैंसर की तरह है, क्योंकि कोई भी सरकार वादा तो करके आती है, वो उसको निपटा नहीं पा रहे हैं। और इससे क्या है कि स्टूडेंट जो है, शुरू से हम बता रहा हूँ कि स्टूडेंट इस मार में पिस्ता चला रहा है। और खास करके मिडिल क्लास, जो बड़े क्लास के जो स्टूडेंट है, पैसे वाले हैं, वो यहाँ पे नहीं पढ़ते हैं, वो तो या तो विदेश चले जाते हैं, विदेश से पढ़ करके आते हैं तो ये तो बिजनेस खड़ा कर लेते हैं या कुछ अपना वो कर लेते हैं। जो पीसते चले जाते हैं मिडिल क्लास, और मिडिल क्लास ये सालों दर साल पेपर लीक। और पेपर लीक किसी एक एग्जाम विशेष की नहीं है, टीचर का भी होता है पेपर लीक, चाहे एसएससी हो, चाहे बैंकिंग हो, चाहे रेलवे हो, चाहे कोई भी एग्जाम हो, उसमें आए दिन हम सुनते हैं कि पेपर लीक तो है ही। और दूसरी इसके साथ साथ समस्या है कि जो किसी भी एग्जाम का यदि डेट शीट निकल गया कि इस तारीख को एग्जाम होगा, फॉर्म फिलअप हुआ, स्टूडेंट फॉर्म फिलअप कर लेते हैं, सरकार पैसा कमा लेती है स्टूडेंट से लाखों रुपया। क्योंकि हम जानते हैं कि रेलवे में भी यदि वैकेंसी निकलती है तो भारत में लाखों स्टूडेंट भरते हैं, और पर स्टूडेंट आप पैसा जान सकते हो कि कितना होता है। यानी लाखों करोड़ रुपया सरकार क्या करती है, पर साल वैकेंसी निकाल करके पैसा कमा लेती है। लेकिन अब एग्जाम कब होगा स्टूडेंट को नहीं पता। वह स्टूडेंट 4 साल तक वेट करता, 5-5 साल तक वेट करता है। भाई पर साल एग्जाम हो तब ना स्टूडेंट अपना तैयारी करता चले, फिर उसके बाद यदि इस साल नहीं हुआ तो अगले साल मौका दे, अगले साल नहीं तो तीसरे साल। और सरकार तो पर साल तो एग्जाम से तो पैसा कमा रही है। इससे यह होता है कि पेपर जो है ना पूरी तरीके से सरकार के कंट्रोल में चला जाता है। और कई सारे ऐसा एग्जाम है जिसका जो है फॉर्म फिलअप हो चुका है, तो 4-4 साल तक अभी वेटिंग है, एग्जाम अभी तक नहीं हो रहा है, आप पता भी नहीं है कि कब होगा। इस तरीके से जो पेपर लीक है वो बहुत बड़ी एक समस्या है। बिल्कुल सही कहा सर आपने, शानदार। और बच्चों को कहीं ना कहीं लगता है कि हमारा शायद किस्मत नहीं है, लक नहीं है, वो अपने आप को दोष देने लग जाता है, फैमिली दोष देने लग जाती है। अब फैमिली तो दोष देता है, उसके साथ सोसाइटी। यानी एक बार जो बच्चा घर से निकल गया और यदि दिल्ली आ गया, और दिल्ली के बाद यदि किसी मान लो किसी का शादी है या किसी पर्व, जैसे हम लोगों का बिहार से बिलोंग करते हैं तो हम लोगों का छठ पर्व है, यदि आप छठ पर्व में घर जा रहे हो तो पेरेंट्स से लेकर के आस पड़ोस सबसे पहले आपका सिलेक्शन पूछता है। बिल्कुल कि सिलेक्शन हुआ कि नहीं। और पेरेंट्स भी कहने लगते हैं कि तुम 10 साल से हम तैयारी कर रहे हो, क्या हो रहा है। और उनको ये नहीं पता है कि ये बच्चे जो है सिस्टम की किस मार में फंस चुका है। बिल्कुल सही कहा सर आपने। सर अगला सवाल है कि भारत में युवा को भारतीय राजनीति
कैसे प्रभावित करती है? बिल्कुल। अब यहाँ पर देखो, अब मेन बात यहाँ पर है कि जो इंडियन पॉलिटिक्स है, हम देखते हैं कि इंडियन पॉलिटिक्स में हम ये नहीं कहेंगे नेता नहीं हुए, एक से एक बड़े बड़े नेता हुए और उनकी जो प्लानिंग है वो भी सही हुई है। लेकिन जहां तक अभी जो वर्तमान जो हम जेनजी जिसको बोलते हैं युवा को, वो जेनजी युवा हर जगह से प्रभावित है, हर जगह से, चाहे उसको वो इकोनॉमिकल दो, चाहे उसको प्रोफेशनल दो, मैंने हर जगह से वो कहीं ना कहीं मैंने राजनीति से वो क्या इफेक्टेड है। और राजनीति इस बात को समझ नहीं रही है। हम यहाँ पर किसी देश की तो नहीं बात कर रहा हूँ, लेकिन आए दिन जो पड़ोसी देश जैसे नेपाल में भी देखा हूँ कि जेनजी ने वहां पर विद्रोह किया। क्यों? क्योंकि वो यहाँ की जो पॉलिटिक्स है उससे वो बहुत इफेक्टेड था। बिल्कुल। और एक युवा को पॉलिटिक्स ही आगे ला सकती है, क्योंकि पॉलिटिक्स जो होते हैं वो पावरफुल में होते हैं। और वो पॉलिटिक्स यदि अवॉइड करती चली गई तो आज हम देख रहे हैं कि श्रीलंका में भी गृह युद्ध हुआ, हमारे जो नेपाल है नेपाल में भी हुआ हो। अभी वर्तमान में हम बांग्लादेश का उदाहरण देखें, बांग्लादेश में वही गृह युद्ध चल रहा है। तो पॉलिटिक्स जो है वो जेनजी को बहुत ज्यादा प्रभावित करती है। और आज जो हमारे जो युवा है, हम देखते हैं कि वो 5-5 घंटा 6-6 घंटा ज्यादातर मोबाइल पर अपना वेस्ट कर रहे हैं। भाई मैं कहने वाली थी कि सोशल मीडिया का भी एक बड़ा रोल आ गया है सर। आज हम देख रहे हैं कि इंस्टाग्राम पे, पहले हम नहीं देखा करते थे सर, आज हम देख रहे हैं कि इंस्टाग्राम, फिर ऑनलाइन गेम होता है। अभी हम आज ही मतलब 4 से 5 दिन पहले हमने न्यूज में सुना था कि एक परिवार में ऑनलाइन गेम खेलने से यदि पेरेंट्स मना कर दिए तो छत से कूद गए, मतलब डेथ हो गया तीनों का। लड़कियों का हाँ, ना गाजियाबाद हाँ, का। हाँ। बिल्कुल। तो ये इस तरह का शिकार हो गया। और यदि उसी को यदि शुरू से यदि पॉलिटिक्स यदि उसको यदि अच्छी तरीके से यदि रोजगार से, शिक्षा से यदि प्रभावित करें तो इस तरीके से बहुत ज्यादा हो गया। आज हम दूसरी बात यह समस्या है कि आए दिन आज हम देख रहे हैं कि बलात्कार की समस्या, रेप की समस्या। अब रेप की समस्या होने में भी सबसे ज्यादा योगदान सोशल मीडिया का है। सोशल मीडिया पे इतना गंदा कंटेंट हर जगह अश्लील है, चाहे आप इंस्टाग्राम पर देखो, चाहे आप किसी पर देखो। और युवा जो है फ्रस्ट्रेट का शिकार हो रहा है, कोई काम ही नहीं है तो भर दिन वो क्या सोचेगा, गलत कामों में है, नशा में शिकार है, ड्रग्स के शिकार में है, गलत कामों में शिकार। आज हम देख रहे हैं कि चाहे दिल्ली शहर हो, चाहे मुंबई, कोई भी शहर हो, वहां पे पर मिनट बलात्कार हो रही है। इसका पहला रीजन है कि गलत कंटेंट जो है वो हर जगह सोशल मीडिया पर है, माइंड डायरेक्शन। हाँ, सोशल मीडिया पर। और सोशल मीडिया का 24 घंटा गलत यूज हो रहा है। हम ये नहीं कह रहे हैं, सही भी यूज होता है, लेकिन ज्यादातर जो पॉपुलेशन है वो गलत यूज में हो रही है। आज हम देख रहे हैं कि भारत में अभी हम तो हाल फिलहाल में देख रहे हैं दिल्ली से बच्चे लापता हो रहे हैं, महिलाएं लापता हो रही है। ये सारे के सारे क्या है, सोशल मीडिया का ही दुष्परिणाम प्रभाव है। इस कारण मतलब जो प्रभावित बहुत ज्यादा है पॉलिटिक्स। सोशल मीडिया बहुत बड़ा क्रूशियल रोल प्ले कर रही है। बिल्कुल। अगला सवाल है सर कि किसी भी देश के विकास में वहाँ के ह्यूमन रिसोर्सेज का कितना महत्वपूर्ण योगदान है। हालांकि हमने इन डेप्थ इसमें बात की है, लेकिन किसी भी देश के विकास में कितना ज्यादा इम्पोर्टेंट है वहाँ के रिसोर्सेज। हम इससे पहले भी तो इसी पर बात की, लेकिन अभी मैं बता दे रहा हूँ कि हम शुरू से कहते चले आ रहे हैं कि पाकिस्तान जो कि 1947 में ही देश आजाद हुआ और हम भी आजाद हुए, लेकिन पाकिस्तान से तो हम काफी बेहतर में हैं। अब पाकिस्तान के ऐसा कंडीशन क्यों खराब है? इसलिए कंडीशन खराब है क्योंकि आज से हमने 2 या 3 दिन के पर, कल ही की घटना है, आत्मघाती हमला वहां पर हुआ है, वहां कई लोग मरे हैं। क्यों? क्योंकि वहां की सरकार ह्यूमन रिसोर्सेज को यूज ही नहीं किया। आज देख रहे हैं कि वहां के जो जनसंख्या है, हम किसी धर्म विशेष की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन उसकी जो वैज्ञानिक एजुकेशन, साइंटिस्ट एजुकेशन जिसको हम बोलते हैं, आजकल के जो एजुकेशन बोलते हैं, वो काफी दूर है। वहां के जो नॉर्मल बच्चे हैं वो धर्म से बहुत ज्यादा प्रभावित है, इफेक्टेड है। एग्जैक्टली। लेकिन क्यों? क्योंकि उन्होंने ह्यूमन रिसोर्सेज को वहां पर यूज ही नहीं किया। आज वही हाल बांग्लादेश का है। बांग्लादेश वही ह्यूमन रिसोर्सेज को, और हमने उसके अपेक्षा यूज किया हूँ तो आज उससे तो हम बेहतर हूँ। लेकिन हम काफी जो विकसित देश है, चाहे अमेरिका हो, चाइना हो, उसके हमें अपेक्षा तुलना करना है, कंपैरिजन करना है, न कि हम पड़ोसी देश को करना है, क्योंकि ये तो मरा पड़ा ही है, लेकिन हमें तो खुद सुधरना है। तो ये है प्रॉब्लम। काफी इन डेप्थ गहन मुद्दों के साथ हम लोगों ने बात की और सर ने बहुत ही अच्छे से, बहुत ही कंसर्निंग वे में सारी क्वेश्चंस को आंसरेबल रहे। और मुझे लगता है कि आप सभी को इस पूरे पॉडकास्ट पर
सोचने की जरूरत है। आपके जितने भी इम्पोर्टेंट सवाल हैं हमसे, हमारे एंटायर पॉडकास्ट से, आप लोगों को अपने कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करना है। नवीन सर से जितने भी क्वेश्चंस है, अगर आपको लगता है कि आपकी और भी कुछ नई मांगे हैं, या आप अगले सेशन में अपने क्वेश्चंस जवाब चाहते हो, या आप चाहते हो कि क्या करना चाहिए इस पूरे एजुकेशन की फील्ड में, फैकल्टीज का, टीचर्स का क्या इम्पोर्टेंट रोल हो सकता है, तो उसको लेकर के सारे फैकल्टीज या फिर टीचर्स, शिक्षक गण सामने आएंगे। तो सर बहुत बहुत धन्यवाद पूरे एंटायर सेशन के लिए, आपने बहुत अच्छे से बताया। हालांकि जितनी भी चीजें हैं, मुझे उम्मीद है कि सारा यूथ इन सब चीजों पे सोचे जैसे कि हमने और आपने बात की, और काफी सुंदर क्वेश्चंस के साथ में हमने पूरे पॉडकास्ट को रखा। सो थैंक यू सो मच सर, मिलते हैं आपसे। चलिए अगले सेशन में आपका इंतजार रहेगा। थैंक यू।